अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिक अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एपिसोड 1052 प्राइम मिनिस्टर शम्स ताहिर की वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है एपिसोड 1052 प्राइम मिनिस्टर। सो स्टार्ट करते हैं ऑफ इंडिया। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई फिल्मों में, किताबों में, मैगजीन में, नावल में, या फिर आप अपने घरों में नानी दादी इन सब से आपने किस्से सुने होंगे बचपन में। किस्से कहानियाँ हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसका एहसास अब मुझे हो रहा है पिछले 2-3 सालों में। लेकिन कई किस्से ऐसे सुने या फिल्मों में आपने देखी, जब हम पढ़ते थे कोई बहुत भला राजा था या किसी शहर या देश का कोई मुखिया, उसके ऊपर जुल्म होता था, लोग, जनता जो है वो परेशान होती थी, राजा के या उस मुखिया के लोग उसको तंग करते थे। अभी हाल में लास्ट ही मैं कोई अकबर और बीरबल सीरियल देख रहा था, उसमें भी एक सीन था कि राजा कुछ फरमान जारी करता है, उसके कारिंदे जो हैं वो जाकर लूटते हैं। तो ऐसी बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो कई ऐसे अच्छे राजा या फिर वो होते हैं हेड, जो खुद भेष बदल कर निकलते हैं अपनी जनता, अपनी रियाया का हाल चाल पूछने, और देखते हैं कहाँ किसको क्या परेशानी है, और फिर वापस आकर जब उन्हें सच्चाई पता चलती है उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हमने। लेकिन ऐसी कहानी पूरी तरह से आज के दौर में सच हो, आज के दौर में नहीं लेकिन कुछ वक्त पहले तक, तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वाकई सच होता है। आज की कहानी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की कहानी है, हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी है जिसने इन सारी कहावतों और कहानियों को सच कर दिखाया। इस प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। वो चाहते तो जो शिकायतें थीं पब्लिक की, लोगों की, जनता की, वो अफसरों के हवाले कर देते, मंत्रियों के हवाले कर देते, या खुद सीनियर अफसरों से बात करते कि देख लो भाई, जो आजकल का एक चलन है कि कोई शिकायत करने जाते हैं तो अगर कमिश्नर है तो वो नीचे डीसीपी या एसएचओ को बोल देता है भाई ये शिकायत है, ऊपर से आया, बड़े आदमी के यहाँ से आया तो थोड़ा ज़्यादा एक्शन जल्दी होता है। तो वो भी कर सकते थे, पर उन्होंने किसी को फ़ोन नहीं किया, इन शिकायतों को अपने तक रखा और कहा सही वक्त आने पर मैं खुद देखूँगा। तो देश के शायद इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर की ये कहानी है जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये नहीं कि बनने वाले हैं या बन चुके या भूतपूर्व हो गए, बल्कि जिस तारीख की ये कहानी, उस तारीख में वो हिंदुस्तान के, इस देश के, भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, प्रधानमंत्री थे। और फिर भी एक पूरे पुलिस स्टेशन में बैठे तमाम पुलिस वालों ने अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से रिश्वत मांग ली। ये पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले आपको फिर बताऊं वही कि कुकू एफएम भी बहुत सारी मज़ेदार कहानियाँ लेकर आता है, सुनाता है, क्राइम की दुनिया की, इसके अलावा जासूसी दुनिया की, मिस्ट्री, मर्डर, बायोग्राफी और अलग अलग फील्ड की, जो जो आपके पसंद हैं, आपके शौक़ हैं, वो तमाम कहानियाँ आप सुन सकते हैं। और ख़ास तौर पर क्राइम 50 क्राइम तक फैमिली मेम्बर के लिए ख़ास, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उसको देखें और मज़े करें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनकर। तो कुकू एफएम पर भी आप कहानियाँ सुन सकते हैं, तमाम अपनी पसंद की। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। बात 1979 की है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस कैरेक्टर, उस प्राइम मिनिस्टर का नाम अपनी कहानी में ना बताऊं, आखिर में बताऊं, ताकि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी रहे। हालांकि ये भी जानता हूं क्राइम तक फैमिली मेम्बर बहुत होशियार हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, सुनते सुनते कुछ गूगल भी कर लेंगे, तो बड़ा आसान भी है पता करना कि 1979 में प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया। लेकिन फिर भी इसमें भी एक पहेली है, क्योंकि 1979 में भी 2 प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसलिए आप थोड़ी देर उलझिए। तो बात 1979 की है, 79 के सेकंड हाफ की है, मतलब जून के बाद की। उत्तर प्रदेश में एक जगह इटावा है, आपको पता है पूरा इटावा बेल्ट, उधर थोड़ा चंबल का भी इलाका लगता है। तो उसी इटावा इलाके में एक पुलिस स्टेशन है जो यूपी पुलिस के जुरिसडिक्शन में आता है। उस पुलिस स्टेशन का नाम है ऊसराहार। 1979 की एक शाम थी, करीब 6 बजे का वक्त था, अंधेरा होने जा रहा था।
पुलिस स्टेशन में आमतौर पे जो गांव में मंज़र होता है वैसे ही मंज़र था। पुलिस वाले भी अब थक चुके थे, शाम का वक्त, जिनकी ड्यूटी ख़त्म होनी थी घर जाने की तैयारी, बाकी वो अपने रिप्लेसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। दरोगा साहब उस वक्त थाने में नहीं थे, जो दूसरे नंबर के दरोगा थे वो मौजूद थे। दरोगा की बहुत चलती है, अपने आप को पता, खास तौर पर छोटी छोटी जगहों पे। तो शाम करीब 6 बजे पुलिस स्टेशन में अब तक सब कुछ नॉर्मल था, कूल था। तभी करीब 70-75 साल का एक बुजुर्ग पुलिस स्टेशन में बड़ी धीमी चाल से दाखिल होता है। हुलिया देखकर पहली नज़र में लग रहा था कि बहुत ही गरीब, मजबूर, लाचार कोई किसान है। उसने कपड़े भी वैसे ही पहन रखे थे, धोती, कुर्ता, पैर में चप्पल नहीं। आमतौर पर आप जाएं और इस उम्र और किसानों की हालत तो लगभग ऐसी होती है इनका हुलिया, तो पैरों में चप्पल नहीं, नंगे पैर, मट्टी लगे हुए कपड़ों पर, धोती पे भी, कुर्ते पे भी, यहाँ तक कि हाथ पैर भी गंदे। ऐसा लग रहा सीधे खेत से उठकर चला रहा है ये किसान। तो मजबूर, परेशान, बेबस किसान पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है, जिसका नाम है ऊसराहार पुलिस स्टेशन। वहाँ पहुँचने के बाद वो पूछता है कि मुझे दरोगा साहब से मिलना है। कुछ पुलिस वाले बाहर टेबल पे बैठे हुए थे। छोटी छोटी जगहों पे अक्सर ये मंजर आम होता है कि आप थाने के अंदर जगह कम होती है, बाहर आप टेबल कुर्सी लगा देते हैं, वहीं बैठ के वहीं आप सारी पुलिसगिरी करते हैं। तो जो डिप्टी दरोगा जी थे वो बैठे हुए थे अपनी मंडली के साथ। ये बुज़ुर्ग पहुंचा, पूछा कहाँ है थानेदार साहब। उन्होंने कहा तो वो है नहीं, आप क्यों आए? तो उसने कहा मुझे एक रपट लिखानी है। पुलिस वाले ने कहा क्या हुआ, वो तो है नहीं, आप हमें बताओ। उन्होंने कहा ठीक है, तो जो दूसरे हैं दरोगा साहब उनसे लिखवा दीजिए। तो उसने कहा बताओ तो सही क्या हुआ। तो मेरी किसी ने जेब काट ली और उस जेब में अच्छे खासे पैसे थे, तो जेब कतरे को पकड़वानी है और मुझे पैसे वापस दिलवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप रपट लिख लो। तो पुलिस वाले ने कहा कि ऐसे थोड़ी रपट लिखते हैं, कहाँ चोरी हुई, क्या हुई और ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि हालत देख के लग रहा था उसके पास इतने पैसे होंगे नहीं। तो शख्स ने कहा, जो किसान दिख रहा है, कि साहब मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरठ में बड़ी मुश्किल से कुछ अपनी ज़मीन वमीन बेची और कुछ पैसे जोड़े खेती बाड़ी के लिए और बैल ख़रीदने थे। मुझे पता चला इस इलाके में इटावा के पास बैल सस्ते मिलते हैं, तो कुछ लोगों से बात हुई, मोल तोल भी हो गया था, बैल ख़रीदने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो अचानक देखा कि कुर्ते की जेब मेरी फटी हुई है और किसी ने काट दिया ब्लेड से या किसी चीज़ से, और मेरे सारे कई 100 रुपये जो थे वो लेके भाग गए। अब पुलिस वालों ने कहा कैसे आप पे यकीन करूँ, जो पुलिस से अंदाज़ होता है आमतौर पर कि तुम पहले तो ये बताओ कोई मेरठ से चल के इतनी दूर इटावा बैल खरीदने आता है? तुम झूठ बोल रहे हो सकता है तुम कह रहे हो जेब काटी है, तुम नहीं गिरा दिया कहीं। अब गिराने में और जेब काटने में अलग अलग जुर्म और धाराएँ होती हैं, तो ये आपकी लापरवाही है कि तुमने गिराया है, तो हम कैसे मान लें? और क्या सबूत है कि तुम्हारा जेब किसी जेब कतरे ने काटा है? बेचारे मजबूर किसान ने कहा कि साहब मुझे मालूम है, मैं बहुत ध्यान से आ रहा था, लेकिन ये जेब जो कुर्ता फटा हुआ जिस तरीके से कटा हुआ है, ये फटने की निशानी नहीं है, ये कटने की निशानी है, और किसी ने ब्लेड मारी या कुछ मारा और उसी से ये जेब काट के मेरे पैसे ले गए। आप मेरे बस पैसे दिला दो, रपट लिख लो। पुलिस वाले ने कहा कि हम ऐसे रपट नहीं लिखते हैं और आप घर जाओ। उन्होंने कहा मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ, लोग मेरे घर वाले क्या कहेंगे, इतनी रकम खो दी। तो बोला हो सकता है तुमने कहीं गिराई नहीं हो, तो कुछ पैसे के तुमने शराब पी ली हो, खर्चा कर डाले हो, अब घर वालों को क्या जवाब दो, इस डर से अब तुम एक झूठी कहानी गढ़ रहे हो और हमारे पास रिपोर्ट लिखाने आए हो। तो ये भी तो हो सकता है, तो हम जब तक सच्चाई नहीं जानेंगे तुम्हारी रपट नहीं लिखेंगे। अब वक्त बीत रहा है, पुलिस वाला रपट नहीं लिख रहा है, वो मजबूर किसान लगातार गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि मेरे पास बड़ी मुश्किल से ये पैसे आए थे, बैल भी नहीं खरीदूंगा, और आप रपट नहीं लिख रहे हैं। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं लिखते हैं, आप यहाँ से जाओ, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। काफ़ी मन्नत समाजत की उस बुज़ुर्ग किसान ने, पुलिस वाला टस से मस नहीं हुआ। आखिर वो किसान परेशान हो गया, उदास हो गया, और उसी पुलिस स्टेशन की बाउंड्री के पास जब देखा कि कोई सूरत नहीं है रपट लिखने की और कोई लिख नहीं रहा, तब तक थानेदार साहब भी आ गए। थानेदार के आगे भी गिरा है, वो भी नहीं माना। बोला हम कैसे मान लें तुम्हारा जेब कटा है, तुमने ही गिरा दिया या तुमने खर्च कर दिया।
हर तरह से परेशान होकर वो जाकर उसी फटेहाल हाल में बाउंड्री के पास बैठ गया थाने के। थोड़ी देर के बाद एक सिपाही को शायद कुछ रहम आया, तरस आ गया कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, हाल ही से लग रहा फटा हाल है, इसकी चलो कुछ मदद करते हैं। वो उसके पास गया और बोला कि एक काम करें, हम तुम्हारी मदद करा देंगे, तुम्हारी रपट लिखवा देंगे, बट इसके लिए थोड़ा खर्चा पानी चाहिए। अब रपट लिखा देंगे ये सुनकर वो बुज़ुर्ग किसान खुश हो गया, चेहरे पे उसके एक हंसी आई, रौनक आई। बट जैसे ही बोला खर्चा पानी, फिर चेहरे पे उदासी आ गई। उसने कहा कि मैं तो खुद लुटा लुटाया यहाँ आया हूँ, और अब आप खर्चा पानी, कितने पैसे मेरे पास हैं नहीं। उसने कहा देखो तुम्हारे पास कई, तुमने कहा बहुत सारे, कई 100 के नोट थे, तो बरामद करनी है तो रपट लिखानी है, और रपट ऐसे नहीं लिखाएगी, साहब लोगों का खर्चा पानी तो देना पड़ेगा। तो ये हुआ कि कितना, आखिर मजबूरी में लगा कि चलो कुछ देते हैं। बात 35 रुपये में जाकर तय हुई, 35 रुपीज़। 1979 की बात बता रहा हूँ, मतलब 21 और 22, 43, 43 ईयर्स बैक। 35 रुपीज़ में ये तय हुआ कि इस बुज़ुर्ग किसान की रिपोर्ट लिखी जाएगी। बुज़ुर्ग किसान खुश हुआ, फिर भी उसे लगा कि 35 रुपये भी देने पड़ गए। सिपाही ने जाकर अपने सीनियर अफसरों को बताया कि बात बन गई है, सौदा तय हो गया है, 35 रुपये दे रहा है, साहब की रिपोर्ट लिख लीजिए। अब बुलाया गया, कहा गया ठीक है अपनी शिकायत बताओ। अब एक पुलिस वाला हाथ से शिकायत नोट कर रहा है, बुजुर्ग किसान बोल रहा है, पुलिस वाला लिख रहा है। पूरा लिखने के बाद जब सारी हो गई कि कैसे कहाँ जेब कटी, उस पुलिस वाले ने फिर पूछा कि बाबा ये बताओ, आप दस्तखत करोगे या अंगूठा लगाओगे, क्योंकि कंप्लेंट पे ये चीज़ें होती हैं कानूनी। टेबल पे था, बाबा ने कहा कि दस्तखत करूँगा। उसने पेन आगे बढ़ाया, उसी टेबल पे स्टैम्प पैड भी रखा हुआ था, क्योंकि गांव में थाना ज़्यादातर लोग अंगूठा लगाकर ही अपनी रिपोर्ट लिखाने वाले। तो अब उसने पेन उठाया, पेन उठाने के बाद साइन किया। साइन करने के बाद पुलिस जब उस पेपर को लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी उस बुजुर्ग किसान ने स्टैम्प पैड को भी अपने पास खींच लिया। अब पुलिस वाला परेशान कि ये पेन भी ले रहा है, स्टैम्प पैड भी ले रहा है, मतलब क्या है? अगर ये साइन कर रहा है तो फिर अंगूठा क्यों लगा रहा है, और अगर अंगूठा लगाना है तो पेन क्यों लिया? लेकिन थोड़ी देर में उसके इन दोनों सवालों के जवाब मिल गए। उस बुजुर्ग किसान ने पहले साइन किया, उसके बाद अपने कुर्ते से उसी मैले कुचैले मट्टी लगे हुए कुर्ते की जेब में हाथ डाला। कुर्ते की जेब से जब हाथ बाहर निकाला तो हाथ में एक स्टैम्प था। उस बुजुर्ग किसान ने उस स्टैम्प को उस स्टैम्प पैड पे मारा, और जहाँ साइन किया था अपनी उस रिपोर्ट पे, उस पे उस स्टैम्प को मारा। मारने के बाद पर्ची आगे कर दी। जिस पुलिस वाले ने ये लिखा और लिखा रहा था, और जिसने पेन और स्टैम्प पेपर दिया था, जब उसने देखा कि ये है क्या, पहले तो वो सब पकाया हुआ कि आदमी साइन भी कर रहा है, स्टैम्प पैड भी ले रहा है, और जेब से अपना एक मोहर निकाल रहा है, और उस मोहर से उसने स्टैम्प पैड पे रोशनी लगाई, रोशनाई इंक, और उसके बाद उसने अपने साइन जहाँ किया उसके ऊपर वो मोहर लगा दिया। उसने कहा ये माजरा क्या है? पर्ची उठाई, उसके बाद उस दस्तखत को पढ़ा, और दस्तखत से ज़्यादा जो मुहर लगाई थी उस बुज़ुर्ग किसान ने, जब उसको पढ़ा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नाम लिखा हुआ था चौधरी चरण सिंह, और स्टैम्प था प्रधानमंत्री भारत सरकार। उस लेटर पर जो जेब से मुहर निकाली थी वो भारत सरकार प्रधानमंत्री की मुहर थी, और नाम अपना उस वक्त जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। उस किसान के भेष में दरअसल कोई और नहीं, उस पुलिस स्टेशन में देश के प्रधानमंत्री पहुंचे थे, चौधरी चरण सिंह। अब जैसे ही उसने पढ़ा और ये मुहर देखी, तब उसको बयान भी करना मुश्किल है कि एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला जो कुछ मिनट पहले रिश्वत मांग रहा है, रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, जिसे वो एक गरीब, मजबूर, बेबस, लाचार किसान समझ रहा है, वो दरअसल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। जो होना था उसका, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में थाना क्या, पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम आला पुलिस अफसर पहुंच गए। जितने सीनियर अफसर आसपास में जितनी जल्दी आ सकते थे, हर एक तक मैसेज पहुंची, सब थाने की तरफ भागे। चौधरी चरण सिंह वहीं बैठे रहे।
उसके बाद वो उठते हैं, थोड़ी देर के बाद उनका काफिला आता है, वो बैठकर चले जाते हैं, पर जाने से पहले एक फरमान सुनाते हैं कि इस पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाए, और वो पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। चौधरी चरण सिंह, अब ये क्यों किया उन्होंने? चौधरी चरण सिंह क्यों झूठी रिपोर्ट लिखाने गए? क्या सच्ची रिपोर्ट थी? सच्ची हो नहीं सकती, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर ऐसी हाल में एक बैल खरीदने के नाम पर इटावा पहुंचे, खुद मेरठ के रहने वाले, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो फिर कहानी क्या थी? चौधरी चरण सिंह मेरठ से आते हैं, किसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता, जाट नेता, किसानों के बीच रहे, किसानों के बीच उन्होंने राजनीति की, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बापू के साथ रहे, किसानों की समस्याओं को बहुत करीब से जानते थे। वो इस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, इस देश के होम मिनिस्टर रहे, और यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे, मुख्यमंत्री। बात 1979 की है। 1979 28 जुलाई, चौधरी चरण सिंह इस देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उस वक्त मिली जुली सरकार थी। जनता पार्टी, आपको याद होगा कि एक लहर थी, तो जनता पार्टी की सरकार की तरफ से चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। इंदिरा गांधी उस वक्त कांग्रेस की नेता थी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह की सरकार को सपोर्ट किया और समर्थन दे दिया। 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री ऑफिस की अपना काम शुरू किया। इस दौरान में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनके पास बहुत किसानों की शिकायतें आती थी, और उसकी वजह ये थी कि यूपी के थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, कि सर यूपी में बहुत धांधली है, पुलिस वाले हमारे गरीब किसानों की बात नहीं सुनते, रिश्वत मांगते हैं, और ज़मीनों को लेके ख़ास तौर पर चौधरी चरण सिंह की ख़ास बात थी कि यूपी में लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार पे उन्होंने बहुत काम किया था। तो किसानों की ये समस्या किसानों के बीच से उठे हुए एक शख्स तक पहुंचती, वो सुनते, और जो उनसे बन सकती थी करते। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे, तो अचानक यूपी के किसानों को लगा कि अपने बीच का कोई आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बना है। वो बेझिझक उन्होंने कंप्लेंट भेजना शुरू किया। जब वो अपने गाँव जाते तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, आम लोगों के बीच में हर एक को नाम से जानते थे, तो पहुँच जाते कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस रिश्वत मांग रही। तो रिश्वत को लेके उनकी बड़ी सारी कंप्लेंट आई। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके पास कंप्लेंट आई, और वो कंप्लेंट इसी ऊसाहार थाने से आई थी। कुछ किसानों ने भेजा था कि हमारे ज़मीन का इशू है, कुछ दबंग लोग हमारे ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, खेती हम करते हैं, अनाज बोले जाते हैं, और थाने के जो स्टाफ हैं वो हमारी सुनते नहीं, वो हमसे तो रिपोर्ट लिखाने के भी पैसे मांगते हैं। तो इस थाने का नाम उन्हें याद था, ऊसराहार। इत्तेफाक की बात है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के करीब 1.5-2 महीने बाद उनका दौरा यूपी का होता है। इटावा की तरफ जाते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। इसी दौरान उन्हें याद आया कि एक किसान ने कंप्लेंट की थी इस ऊसराहार थाने के बारे में कि यहाँ के पुलिस वाले बड़े करप्ट हैं, रिश्वत मांगते हैं। जो उनकी सभा और बाकी चीज़ें थी वो कार्यक्रम पूरा किया, शाम को उनको वापस दिल्ली लौटना है। अचानक वो अपने सेक्रेटरी और बाकी लोगों से, जो लाव लश्कर थी, सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंस में लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अपना कारवां या काफिला कहीं और ले जाओ, और मुझे यहाँ एक सन्नाटे में उतारो। उनकी जो सिक्योरिटी या बाकी थी वो दूर दूर रहेंगे, कोई पास नहीं आएगा और कोई मुझे जानेगा नहीं। इसके बाद वो एक किसान का कपड़ा लेते हैं, एक खेत में जाते हैं, अपने हाथ पैर पे मट्टी लगाते हैं, चप्पल उतार देते हैं, अपने कपड़ों पे मट्टी लगाते हैं, उसके बाद गमछा लगाते हैं, और एक बाल वाल बिखराते हैं, और एक जो मजबूर बेबस किसान की जो तस्वीर और हुलिया होनी चाहिए, अपने आप को उसी गेटअप में ले आते हैं, और उसके बाद पैदल चलते हुए उस ऊसराहार थाने पहुंचते हैं उस किसान की कंप्लेंट की वजह से। और ये देखना चाहते हैं कि यहाँ वाकई कंप्लेंट लिखने के लिए रिश्वत ली जाती है, और फिर वो एक बैल ख़रीदने और जेब कटने की कहानी सुनाते हैं, और वही होता है। उस पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिखने की बजाय 35 रुपये की रिश्वत मांगी थी, और फिर पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड होने के बाद प्राइम मिनिस्टर का पूरा काफिला वहीं आता है। फिर वो चौधरी चरण सिंह असली बनते हैं, बैठते हैं और वापस आते हैं। पुराने दौर में था, राजा रजवाड़े ये लोग ऐसे भेस बदल कर निकलते थे जनता की, उनकी परेशानियों को समझने के लिए। लेकिन आज़ाद भारत में ये इकलौती मिसाल है किसी प्राइम मिनिस्टर की जो अपने लोगों के बीच अपनों की परेशानियों को समझने के लिए भेस बदल कर एक पुलिस स्टेशन में जाता है। और ये इकलौती मिसाल ये भी है
कि अपने ही देश की पुलिस अपने ही प्राइम मिनिस्टर से एक रिपोर्ट लिखने के लिए रिश्वत मांगती है 35 रुपये। ये कहानी हमेशा चौधरी चरण सिंह की याद दिलाती है। चौधरी चरण सिंह जी की एक दूसरी इसमें यह है कि इत्तेफाक की बात है कि बहुत कम वक्त के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे। 28 जुलाई 1979 को ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। जैसा मैंने आपको कहा, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था, लेकिन सिर्फ 23 दिन तक ऑफिशियली ये प्राइम मिनिस्टर रहे, 23 डेज। 23 दिन के बाद इंदिरा गांधी ने सपोर्ट वापस ले लिया। अब इनके खिलाफ एक तरह से कॉन्फिडेंस जो मेजॉरिटी थी वो नहीं थी। अब उसमें यह था कि सरकार गिर गई। ऐसे वक्त में चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी, जो भी याद होगा आपको, लास्ट वीक पाकिस्तान में हुआ। तो सपोर्ट वापस, चौधरी चरण सिंह 23 दिन हुए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बने हुए, अब सरकार गिरनी तय। उन्होंने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी और इत्तेफाक से इसका कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि भंग नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा बंदा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लोकसभा सचमुच भंग कर दी गई। राष्ट्रपति ने इसको मान लिया। तो 23 दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहे और उसके बाद लोकसभा भंग हो गई, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक नई व्यवस्था नहीं आ जाती आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और इस तरीके से वो 14 जनवरी 1980 तक, यानी कि कुल 24 हफ्ते, 24 वीक्स, 6 मंथ इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। ऑफिशियली 23 दिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, बाकी तो कुल मिलाकर चौधरी चरण सिंह 24 हफ्ते के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके बेटे अजीत सिंह को आप जानते हैं, लोक दल से रिश्ता रहा। जाट नेता बहुत बड़े माने जाते हैं, किसान नेता बहुत बड़े माने जाते हैं, लेकिन ये जो कहानी उनके साथ जुड़ी हुई, ये हमेशा चौधरी चरण सिंह के कद को बहुत ऊपर कर देती है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कुछ प्रेरणादायक, कुछ इस तरह की कहानियाँ, कुछ इतिहास के किस्से सुनाएं, तो उसी पे ख्याल आया था कि क्यों ना इस कहानी को आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कोशिश करूंगा इस तरह की और कहानियां मिले मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि बीच बीच में ये खून खराबा और बाकी, हालांकि मेरी क्राइम रिपोर्टिंग में यही दुश्वारी है कि मेरा असली काम इन्हीं चीज़ों को कवर करना है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि इनके बीच में इस तरह की भी कभी कभी कहानियों को परोस दूं आपके सामने। तो आज कहानी में इतना ही। जी जनाब, बहुत 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 आला। अच्छा, सारी कहानी बेहतरीन थी, होश उड़ा देने वाली थी कि ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। 79 में बोलूँगी, बहुत ज़्यादा कई सदियों पुरानी बात नहीं है, ठीक है। 43 ईयर्स बैक अगर चले जाएँ तो ये कहानी हुई थी। अच्छा, मैं सारी चीज़ें बिल्कुल, मैं यकीन करें, मैं दिल से कह रही हूँ कि सब कुछ ही हैरत अंगेज़ था कि कैसे एक प्राइम मिनिस्टर, इतनी बड़ी रियासत का, इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से एक गेटअप करके, एक किसान के रूप में आकर और फिर एक स्टोरी सुनाकर इस तरीके से उनकी करप्शन को, उनकी जो नाअहली उसको पकड़ता है, और जिसकी वजह से मैं बोलूँगी काफ़ी हद तक इंडिया, अभी आप देख रहे हैं कितना सुधार है। इंडिया में करप्शन बहुत कम देखने को मिलती है। तो शायद ऐसी ही एग्जांपल्स जो ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं प्रीवियस, जिन्होंने सेट की हैं, तो उसकी वजह से ही शायद अभी इंडिया इतना तरक्की याफ्ता है। और करप्शन वगैरह के हवाले से होगी, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमें अपने मुल्क में देखने को मिलती है। एक वो बात जो मुझे बार बार मंडरा रही है मेरे जहन में, कि वो कैसे बाउंड्री पे बैठे रहे काफ़ी देर तक रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मतलब एक किसान की वो जो एक गुहार होती है वो लगाते रहे। और फिर वो जो बाद में उनको हवलदार है जिसको तरस आया और उसने कुछ 35 रुपये के लिए कहा कि आप रिश्वत देंगे तो मैं आपकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता हूँ, तो वो लम्हात क्या रहे होंगे, वो टाइम कैसा रहा होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर, और वो इस तरीके से बाउंड्री पे बैठ जाता है और कहता है मेरी रिपोर्ट लिखें, एकदम लाचारों की तरह, मिस्किनों की तरह। तो कैसा रहा होगा वो वक्त, वो टाइम। बिल्कुल, एक प्राइम मिनिस्टर के होते हुए, अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस चीज़, सबसे पहली चीज़ बुनियाद पे आते हैं तो एहसास। उन्हें एहसास क्यों हुआ? उन्हें एहसास इसलिए हुआ इस चीज़ का क्योंकि वो उन्हीं के दरमियान में रहे थे, उन्हीं के दरमियान में मसले मसाइल को जानते थे। कभी भी वो पीएम, वो प्राइम मिनिस्टर या वो नेता आवाम के मसाइल को समझ ही नहीं सकते जब तक वो उसको फील नहीं कर सकते। अगर एक शख्स सोने का चम्मच लेके बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ के हमारे ऊपर आके
हुकूमत करेगा तो वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकेगा उसे, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि गंदा पानी कैसा होता है, भूख क्या होती है, सही है, परेशानी क्या होती है। एक आम शख्स जब एक किसी थाने में जाता है तो ये आप जो सवाल सुन रही थी ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी बेटी के अगवा होने की रिपोर्ट लगवाने जाएं तो आपकी बेटी के आपके ऊपर की टीचर उछाला जाता है कि उसका अफेयर रहा होगा, पता नहीं ऐसी ठीक है ना, अफेयर है, पता नहीं आप अपनी बेटी के साथ क्या करते थे, पता नहीं पता नहीं आप सबसे पहले तो आप लाइन में लगे। यानी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप मुजरिम हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे जुर्म होते हैं और जुर्म की तादाद इसलिए भी नहीं पता चलती, बेशुमार जुराइम होते हैं, जुराइम की तादाद इसलिए नहीं पता चलती कि रिपोर्ट नहीं होती, आपकी एक रजिस्ट्री नहीं हो रही किसी चीज़ की, लिखा ही नहीं जा रहा, तो कैसे पता चलेगा कि कितनी चोरियाँ हुई हैं, कितनी बाइकें चोरी हुई हैं, कितनी कारें चोरी हुई हैं। लोग शर्म के मारे अपने आप को बचाने की खातिर थाने का रुख ही नहीं करते। अच्छा, एहसास नहीं तो कुछ भी नहीं। और वाकई ही ये कहानियाँ ऐसा लगता है कि कोई बच्चों को सुनाने वाली एक बादशाह था, वो अपनी रियाया के लिए भेस बदल के निकला, फिर वो यूं पहले सुनने को मिलती थी, ऐसा लगता है किताबों की कहानी। बिल्कुल। लेकिन 30-40 साल पहले अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, ऐसा किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया है, तो यकीनन दाद देने की बात है। क्योंकि वही कह रहे हैं कि इंडिया के जितने प्राइम मिनिस्टर्स आए उनमें ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे, चरण चौधरी, मुझे नाम भी याद हो गया और हमेशा याद रहने वाला है कि ये वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट करा, या इस तरीके से भैंस बदल के लोगों के एहसास में, किसान स्पेशली किसान, अच्छा ये कह रहे हैं किसानों के नेता थे, सीएम भी रहे, होम मिनिस्टर भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। चौधरी जैसे पंजाब की साइड के होते हैं, हाँ पंजाब के साइड के जैसे आपने कहा होते हैं, तो उनको तो जाहिर सी बात है, उनको पता होगा। अच्छा, कुछ चौधरी जो होते हैं उनके नज़दीक वो रहते भी हैं किसानों के बीच में, उनको मसले मसाइल पता भी होते हैं, लेकिन देखिए सारी बात होती है वही आपकी वाली बात है एहसास की, दिल से किसी को समझना, दिल से किसी के लिए हमदर्दी रखना, वो अलग बात है। अब देखो कुछ चौधरी हम जो सुनते कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अपने किसानों के साथ, अपने गुलामों के साथ ऐसा करा, अपने नौकरों के साथ ऐसा करा, वो भी तो चौधरी ही हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो सारी बात है एहसास की, हमदर्दी की, कि अगर आप किसी से, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर हम अपनी प्राइम मिनिस्टर्स की एग्जांपल्स ले लें, तो ऐसा है कि उनको ये भी नहीं पता है कि अंडे दर्जन में होते हैं या किलो में होते हैं, ये नहीं पता, केले कैसे होते हैं, किलो होते हैं या दर्जन होते हैं, कौन सी चीज़ किस यूनिट में आता है, उनको ये तक नहीं पता है, तो वो क्या एहसास करेंगे, क्या हमदर्दी रखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये इंसिडेंट हुआ होगा पूरी दुनिया में ये बात फैली होगी, कम से कम जो भी थाने वाले हैं उनके पास काफ़ी अरसे तक, अब तो शायद लोग भूल चुके हों, काफ़ी अरसे तक उनको डर रहता हो, प्राइम मिनिस्टर ना सही, उनका कोई पीए हो, एमएनए हो, कोई ऐसा बंदा हो जिन्हें हम नहीं जानते। अक्सर अब तो ये काम न्यूज़ वाले कर रहे हैं, भेस बदल के जाते हैं, लोगों की करप्शन निकालते हैं, वो सामने आ जाती है कहानियाँ, वो भी अपनी टीआरपी वगैरह के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि लोगों को तो डर रहे ना थोड़ा सा। जब तक डर नहीं रहेगा, खौफ नहीं रहेगा, जब आप किसी चीज़ जगह पे बादशाह बन के बैठेंगे, पुलिस वाले क्या होते हैं, बदमाश बन के थानों में बैठे होते हैं, और वो जो चाहे करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो पुलिस वाले हैं और उस इलाके के दादा हैं। उनके कहने पे सब कुछ होगा, उनके ना करने पे सब कुछ होगा। अगर कोई जुर्म करना भी है तो पहले हमसे आगे रब्ता करो, फिर बेशक जुर्म कर लो। अगर आपने किसी की 1 करोड़ की ज़मीन हटाई है, आपने 1 करोड़ की ज़मीन पे कब्जा किया है, तो 10-20 लाख रुपए यहाँ टेबल पे रख दो, ज़मीन आपकी जाओ। अच्छा, दीपक रावत को भी हम देखते रहते हैं अक्सर, तो मैं ये कहूँगी अब थोड़ा तरीका चेंज है, वो भैंस बदल कर नहीं करते, वो किसी और रूप में नहीं करते, वो अपनी ही फॉर्म में वो काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कही गई स्टोरी में, शम्स ताहिर खान ने ये भी कहा कि इस इंसिडेंट के बाद से उनका कद बहुत ऊंचा हो गया था, बहुत बड़ा इंसिडेंट रहा था ये उस वक्त का। तो मैं कहूँगी उन्होंने सिर्फ अपना कद ऊंचा नहीं किया, बल्कि इंडिया का भी कद ऊंचा कर दिया था, कि इंडिया में ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिन्हें अपनी जनता, अपने जनातन की इतनी फ़िक्र है कि वो भेस बदल कर करप्शन को, चीज़ों को, जिससे उनको तकलीफ़ है, जिससे उनको परेशानी है, उसकी रोकथाम करते हैं। तो इससे कितनी बड़ी बात है। अच्छा, ये स्टोरीज निकल के सामने इतने अरसे बाद कैसे आई? मुझे लग रहा है कि सेम यही सिचुएशन अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में हुई कि 2 हुकूमतें 3 हुकूमतें मिल के एक हुकूमत बनी, फिर एक हुकूमत ने पीछे से सपोर्ट छोड़ दिया, दूसरी मतलब अदम अतमाद ले लिया, तो जिससे हुकूमत गिर गई। तो फिर हुकूमत जैसी गिरने लगी तो फ़ौरन ही असम्बली तोड़ दी, ताकि मेरी हुकूमत ही ना गिरे, मैंने असम्बली तोड़ी है। तो फिर वो रातों रात अदालतें लगी,
तो वो कहा गया कि नहीं यार ये गलत है। जो अदालत ने ये कहा कि ये गलत है, असम्बली तोड़ना, जब आपको अदम एतमाद का वोट है तो वो पहले लेना है। अच्छा, एक और बात इन्होंने कहा, मैंने थोड़ी इसलिए भी सुनाई कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें हिस्ट्री के हवाले से, इतिहास के हवाले से थोड़ा सा मोटिवेट करें, थोड़ा सा हमें प्रेरणा मिले। तो मुझे लगता है सीख के लिए, प्रेरणा के लिए ये स्टोरी सुनाई गई। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा केस डिफरेंट रहा है। वो मज़ीद 24 हफ्ते रहे थे, ठीक है ना, थोड़ा सा एंड डिफरेंट रहा है। हाँ। कहानी वही थी कि तहलील तो उन्होंने करी, लेकिन फिर वो रहे। लेकिन मैचिंग हो रही होगी, कहीं ना कहीं ये डिस्कस हो रही होगी, कहीं ना कहीं अखबारों में, कहीं ना कहीं किसी ये सिचुएशन किसी ज़माने में इंडिया में हुआ था। फिर उस प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात हुई होगी, तो फिर बात हुई होगी, तो फिर ये जिक्र भी आया होगा, तो ये तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ याद दहानी के लिए कहीं अखबारों में, कहीं बुक्स में कहीं ना कहीं आई होगी। तो फिर इन्होंने इनका ये पॉजिटिव चीज़ जो है, और मैं कहता हूँ कत्ल गारत या ये चीज़ें वो चीज़ें बहुत सारी हम मीडिया में सुनते हैं, या नफ़रतें, तो इस तरह से पॉजिटिव चीज़ों को भी माशरे में लाना चाहिए, जिससे आज के नेता जो हैं वो सीख उनको मिले, आवाम को सीख मिले, और जो थानेदार हैं, जो पुलिस स्टेशन है, उनको भी थोड़ा खौफ रहे कि डर रहे। कभी भी कोई भी पूछगछ हो सकती है, कोई छुप के आ सकता है, कोई भी रूप बदल कर आ सकता है, हमें पता ही ना चले। तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये खौफ निकल चुका है लोगों के, पुलिस वालों के अंदर, और ये डर नहीं रहा। अब बाकायदा ऑफिसर्स बैठ गए हैं, IAS जो होते हैं, तो वो तो इसी चीज़ के सिस्टम पूरे होते हैं उनके। हाँ, सिस्टम थोड़ा चेंज हो चुका है, मॉडर्न हो चुका है। उस वक्त 79 की बात है, उस टाइम भी होगा, लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर था, उन्हें मतलब और खुद उनको दिली एक हमदर्दी रही होगी जो वो इनने। अच्छा, आप बताएं, कपड़े चेंज करना, कपड़ों पे मट्टी लगाना, नंगे पैर वहाँ तक जाना, बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू होता है, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सीखने को मैं कहता हूँ बहुत ही इसके अंदर है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।